एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग। आज हम रियल एनालिसिस का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो देखने वाले हैं। तो हमने रियल एनालिसिस के ऊपर पहले इन्फिमम, सुप्रीमम, अपर बाउंड, लोअर बाउंड, इसके अलावा लोअर रीमान सम, अपर रीमान सम एंड नेक्स्ट जो हमारा थ्योरम था जो अपर इंटीग्रल और लोअर इंटीग्रल को रिप्रेजेंट करता है, इतने सारे बेसिक जो हैं हम टॉपिक्स कवर कर चुके हैं। आज हमारे पास सिलेबस में जो यूनिट नंबर फर्स्ट का मोस्ट इंपोर्टेंट थ्योरम है रीमान स्टील्जेस इंटीग्रल। अब रीमान स्टील्जेस इंटीग्रल को समझने से पहले आपको अपर रीमान, लोअर रीमान, अपर बाउंड, लोअर बाउंड ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर रखने पड़ेंगे। ठीक है, तो इसका स्टेटमेंट क्या है, इसका स्टेट समझते हैं पहले। लेट अल्फा बी ए मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन। अभी मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन जो है ये 12th का टॉपिक है। मान ये बोलता है कि यदि कोई एलिमेंट छोटा है, देखिए x1 लेस देन इक्वल टू यदि x2 है, कोई आपके पास एलिमेंट का वैल्यू किसी दूसरे एलिमेंट का वैल्यू से छोटा है, मतलब हम ये बोल सकते हैं कि कोई फंक्शन का एक वैल्यू लें x1 जो कि छोटा है x2 से, तो इसका जो फंक्शन का वैल्यू होगा वो भी छोटा होगा उसी फंक्शन के वैल्यू से। मतलब अगर वैल्यू में x1 छोटा है x2 से तो फंक्शन में fx1 छोटा होगा fx2 से। ये मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग और मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग वाला कॉन्सेप्ट है क्लास 12 में। ओके, तो यहाँ पर देखिए वो बोल रहा था कि लेट अल्फा बी ए मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन ऑन ए बी। ए बी मतलब क्या है, पार्टीशन। अब देखिए मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया कि पार्टीशन है मेरे पास ए बी। ठीक है, इस ए बी में x1 छोटा है यदि x2 से, तो इसको फंक्शन में यदि हम कन्वर्ट करेंगे तो हम लिख सकते हैं कि fx1 लेस देन इक्वल टू होगा किससे, fx2 से। ओके, अब हमने पार्टीशन को डिवाइड किया। पार्टीशन का मीनिंग क्या होता है कि ए और बी दो इंटरवल है और इसके बीच में बहुत सारे वैल्यू आ रहे हैं, ये हमारा पार्टीशन होगा। तो हमने बोला a इक्वल टू x0 से स्टार्ट होकर लास्ट वाला वैल्यू हमारा xn है और xn इज इक्वल टू कितना है, b। अभी हमने केवल पार्टीशन समझा। आगे समझते हैं क्या बोल रहा है। सिंस अल्फा a एंड अल्फा b आर फाइनाइट, जिसमें आपने जो अल्फा ले रहे हो, ठीक है, अल्फा क्या है यहाँ पर, एक फाइनाइट है। किसके लिए, अल्फा ए और अल्फा बी के लिए। फाइनाइट का मीनिंग ये है कि हम उसे फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, सो अल्फा इज बाउंडेड। अब अल्फा बाउंडेड होने के लिए हमने यहाँ पर एक कंडीशन अप्लाई की। बाउंडेड कब होता है, बाउंडेड होने की कंडीशन है कि यदि किसी फंक्शन में आपके पास दो वैल्यू मिले, पहला वाला स्मॉल m जो कि लोअर बाउंड हो, दूसरा वाला कैपिटल M जो कि अपर बाउंड हो, तो वो फंक्शन क्या होता है, बाउंडेड होता है। बाउंडेड होने के लिए सिचुएशन क्या है कि उस फंक्शन में सबसे छोटे से छोटा वैल्यू प्लस सबसे बड़े से बड़ा वैल्यू है और दोनों के दोनों उस फंक्शन के लिए यदि एग्जिस्ट करते हैं तो वो फंक्शन क्या होता है, वो फंक्शन होता है बाउंडेड। ओके, ये भी क्लियर। तो हमने यहाँ पर बोला कि सो अल्फा इज बाउंडेड, मतलब बाउंडेड है तो उस केस में उसके लोअर और अपर दोनों के दोनों, लोअर बाउंड और अपर बाउंड दोनों के दोनों एग्जिस्ट करेंगे। ठीक है, चलिए आगे समझते हैं। करस्पॉन्डिंग टू ए पार्टीशन P ऑफ ए बी। अब हमने करस्पॉन्डिंग किया किसके लिए, पार्टीशन ए बी के लिए। ठीक है, करस्पॉन्डिंग टू ए पार्टीशन P ऑफ ए बी वी राइट। अब हम इसे क्या राइट कर सकते हैं, देखिए सबसे पहली चीज डेल एक्स। डेल एक्स क्या होता है, लेंथ ऑफ पार्टीशन। ठीक है, लेंथ ऑफ पार्टीशन अगर हम इसकी बात करें तो लेंथ ऑफ पार्टीशन को हम यहाँ पर अगर डिफाइन करेंगे तो आपने यदि डेल एक्स आई लिया है तो ये बोलता है फाइनल माइनस इनिशियल पॉइंट। फाइनल कितना b, इनिशियल कितना a, इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकालना। इसको हम कुछ इस फॉर्म में भी समझ सकते हैं। देखें, एक इंटरवल मैंने डिफाइन किया, उस इंटरवल के लिए अगर मैं ग्राफ बनाता हूं तो ग्राफ मेरा इस तरह से है क्योंकि मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है। इंक्रीजिंग का मतलब, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग का मतलब ये होता है कि फंक्शन आपका धीरे धीरे बढ़ रहा है। जब फंक्शन बढ़ेगा तो देखें यहां से बढ़ना स्टार्ट हुआ तो इस फंक्शन का m वैल्यू, स्मॉल m मतलब लोअर वैल्यू कितना होगा, अल्फा a होगा। ठीक है, कैपिटल M कितना होगा, अल्फा b होगा। इसको हमने बड़ा बना मान लिया। अब इसी के अगर और स्मॉल इंटरवल लें हम तो हम यहाँ पर बोलते हैं कि अल्फा xi माइनस 1 और अल्फा xi ये इसके लोअर और अपर बाउंड मान लेते हैं। और इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस निकलेगा वो कुछ इस तरह से निकलेगा, डेल अल्फा i इक्वल टू अल्फा xi माइनस अल्फा xi माइनस 1। ओके, तो यहाँ पर ये माइनस है, ये दोनों को हम माइनस करेंगे तो इंटरवल की लेंथ निकल जाएगी यहाँ से। इसे हम क्या बोलेंगे, डेल एक्स आई बोलेंगे। ओके, तो ये हमारा ओनली स्टेटमेंट था। इस स्टेटमेंट को एक बार फिर से समझा रहा हूँ मैं।
क्या बोल रहा है, लेट अल्फा बी मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन। अल्फा के लिए हमने इंक्रीजिंग फंक्शन मान लिया, और अल्फा में अल्फा है और अल्फा बी जो है वो फाइनाइट है। फाइनाइट मतलब उसे हम फाइंड कर सकते हैं। सो अल्फा इज बाउंडेड। क्यों बाउंडेड? क्योंकि इसमें लोअर रीमान और अपर रीमान दोनों के दोनों होंगे, ठीक है, या फिर लोअर बाउंड और अपर बाउंड दोनों के दोनों होंगे। आगे चलते हैं। करस्पॉन्डिंग टू ए पार्टीशन P ऑफ AB वी राइट, इस पार्टीशन के अकॉर्डिंग हम इसे क्या लिख सकते हैं कि डेल अल्फा इक्वल टू कितना, अल्फा xi माइनस अल्फा xi माइनस 1, और दोनों के लिए कंडीशन लगी है ग्रेटर देन इक्वल टू कितना, 0। ओके, अब हमें इसका प्रूफ देखना है, तो देखते हैं आगे प्रूफ। चलिए इसका प्रूफ देखते हैं हम। तो इसके प्रूफ में यहाँ पर पहले से अपन ने बोल दिया कि अल्फा बाउंडेड है। बाउंडेड है इसका मतलब इसके लोअर और अपर रिमांस हम दोनों के दोनों एग्जिस्ट करेंगे। तो इस केस में हम फंक्शन जो भी हम मानेंगे उसको हम बाउंडेड ही लेकर चलेंगे, और बाउंडेड होने के बाद यदि लोअर इंटीग्रल और अपर इंटीग्रल दोनों के वैल्यू एक दूसरे के इक्वल आते हैं तो फंक्शन जो है रीमान इंटीग्रेबल होता है ना। ये हम कंडीशन पहले से जानते हैं। तो मैंने बोला लेट f बी ए बाउंडेड रियल वैल्यूड फंक्शन, है ना। यहाँ पर f जो है एक बाउंडेड है, रियल वैल्यूड फंक्शन है, डिफाइन ऑन ab, मतलब इस ab इंटरवल पर हम एक ऐसा फंक्शन माने जिसका इन्फीमम और सुप्रीमम, जिसके अपर रीमान और लोअर रीमान दोनों के दोनों एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर इसे लिख सकते हैं वी राइट, सबसे पहले हम अपर रीमान निकालें तो mi इज इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ, अब mi में सुप्रीमम निकलता है क्योंकि सबसे बड़ा वाला वैल्यू, तो mi इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ fx सच दैट xi माइनस 1 लेस देन x लेस देन इक्वल टू xi। देख लीजिए यहाँ पर xi माइनस 1 और xi इन दोनों के बीच की हम बात कर रहे हैं, जिसमें अल्फा xi माइनस 1 और अल्फा xi एग्जिस्ट कर रहे थे, ठीक है। तो mi इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ fx सच दैट xi माइनस 1 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू xi। अब इसी का यदि हम स्मॉल mi निकालें, ठीक है, ये अपर था, ये लोअर निकालें, तो लोअर बाउंड में कितना होगा, mi इक्वल टू इन्फीमम ऑफ fx, ठीक है, mi इक्वल टू इन्फीमम ऑफ fx सच दैट xi माइनस 1 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू xi, ठीक है। ये कंडीशन हम यहाँ पर अप्लाई करते हैं, कैपिटल M में सुप्रीमम, स्मॉल m में इन्फीमम। यदि इनके इन्फीमम सुप्रीमम हमने डिफाइन कर दिए हैं तो अब हम चलते हैं अपर रीमान सम और लोअर रीमान सम पर, ठीक है। तो अपर रीमान, अब अपर रीमान में ये हुआ कि UPF, तो चूंकि अल्फा की बात कर रहा था, अल्फा को बोल रहा था मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग, तो हमने अल्फा को और ऐड कर दिया, ये बना UPF अल्फा इज इक्वल टू, इसका अपर रीमान सम कितना होगा, फार्मूला क्या होता है, I इज इक्वल टू 1 to n कैपिटल Mi एंड डेल अल्फा, ओके। ये हमारा क्या है, अपर रीमान सम है। इसी तरह से लोअर रीमान सम निकालें अल्फा के लिए, तो LPF अल्फा इज इक्वल टू कितना होगा, I इज इक्वल टू 1 to n स्मॉल mi एंड डेल अल्फा, ठीक है। ये आपका UPF, देन ये आपका LPF। अगर ये दोनों एग्जिस्ट करते हैं तब हम इसके लोअर एंड अपर रीमान इंटीग्रल स्टीलजेस को बताएंगे। वी डिफाइन द अपर एंड लोअर रीमान स्टीलजेस सम। अब इसका सम यदि हम निकालें तो देखिए क्या होगा, a टू b बार, अब देखो अपर पर बार लगा हुआ है, मतलब ये अपर रीमान के लिए, a टू b बार fx d अल्फा x। अब d अल्फा x क्यों, क्योंकि ये पूरा फंक्शन अल्फा के लिए चल रहा है। हम इसको ये भी लिख सकते हैं a टू b बार fx d अल्फा x को a टू b बार f d अल्फा। अब ये पूरा की पूरा इसके इक्वल में कितना आता है, इन्फीमम आता है। चूंकि यहाँ पर स्पेस कम था तो मैंने यहाँ पर लिखा हूँ, यहाँ पर देखें कि a टू b बार अपर है, तो अपर है मतलब इन्फीमम में हम UPF लिखेंगे, कितना आएगा, इन्फीमम ऑफ UPF अल्फा एंड P इज ए पार्टीशन ऑफ क्लोज इंटरवल AB, ठीक है। तो UPF अल्फा में इन्फीमम आ गया। इसी तरह से लोअर सम की बात करें, लोअर इंटीग्रल की बात करें, तो a बार टू b f d अल्फा, a बार टू b f d अल्फा इज इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ LPF अल्फा। तो यहाँ पर देखें अपर पर UPF, लोअर पर LPF एंड P इज ए पार्टीशन ऑफ AB। यहाँ पर P क्या है, पार्टीशन है AB का। यहाँ पर हम एक कंडीशन यहाँ पर पहले से ही जानते हैं, हमने प्रूफ भी किया है लास्ट क्वेश्चनों में, ठीक है, कि रीमान स्टीलजेस होने के लिए क्या यहाँ पर कंडीशन लागू होनी चाहिए, वो है कि यदि आपका a टू b बार fx एंड dx इज इक्वल टू है a बार टू b fx dx, तो गिवन फंक्शन जो है वो होता है f बिलोंग्स टू यहाँ पर r अल्फा। यहाँ पर r जो इस तरह से हमने बनाया ये शो करता है कि ये रीमान इंटीग्रेबल है,
तो देखिए ये थ्योरम हम इसका स्टेटमेंट पहले प्रूफ करके आ चुके थे कि a टू b बार fx dx इक्वल टू a बार टू b fx dx होता है। तो सेम केस हमने यहाँ पर लगाया कि ये दोनों भी एक दूसरे के इक्वल होंगे, यूपीएफ एंड एलपीएफ, अपर रीमान सम एंड लोअर रीमान सम। ठीक है, तो हम फंक्शन को बोल सकते हैं कि f बिलोंग्स टू r अल्फा। r का मतलब है कि ये रीमान स्टेलजस इंटीग्रल होने की कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, क्योंकि ये दोनों अगर इक्वल हैं तो हम फंक्शन को बोलते हैं कि ये रीमान इंटीग्रेबल होंगे। ठीक है, देन वी से f इज रीमान स्टेलजस इंटीग्रेबल विद रिस्पेक्ट टू अल्फा। अल्फा के रिस्पेक्ट में ये क्या है, रीमान स्टेलजस इंटीग्रेबल होंगे। ठीक है, और a b कौन सा पार्टीशन लिया था, a b लिया था, इसलिए a b के लिए we denote the set of all रीमान स्टेलजस इंटीग्रेबल फंक्शन। तब हम जितने भी सेट हैं उन सेट के लिए भी ये प्रूफ कर सकते हैं कि ये सब के सब फंक्शन किस में होंगे, r अल्फा में होंगे। अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो कि आपको ध्यान रखना है। क्या बोलता है, नोट दैट इफ अल्फा x इक्वल टू x द रीमान इंटीग्रल्स आर सेम एज रीमान स्टेलजस इंटीग्रल। यदि हम क्वेश्चन को अल्फा के लिए प्रूफ कर रहे हैं तो वो x के लिए भी प्रूफ हो सकता है, और वो दोनों के दोनों रीमान इंटीग्रल जो है बिल्कुल सेम होगा, किसकी तरह से, रीमान स्टेलजस इंटीग्रल की तरह होगा। आगे सेकंड पॉइंट, अल्फा नॉट नीड टू बी कंटीन्यूअस। अगर अल्फा कंटीन्यूअस नहीं है ना तो भी हम इसको प्रूफ कर सकते हैं, बोल सकते हैं कि ये फंक्शन जो है रीमान स्टेलजस इंटीग्रेबल होगा। ओके, चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।